नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड, आज चलते हैं करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और देखते हैं कि ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए कैसे यूटिलाइज हो सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन, किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ये ऑक्सफैम। जी हाँ फ्रेंड, ऑक्सफैम। फ्रेंड, अब बात करते हैं ये क्या है। तो फ्रेंड, ये ऑक्सफैम एक क्या है, संगठन है फ्रेंड, जो कि पॉवर्टी गरीबी रेखा में जीने वाले लोगों की संख्या पता लगाता है और लोगों के रहने का तरीका भी पता लगाता है। तो फ्रेंड, ये पता लगाता है कि वर्ल्ड में कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और कितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं। इनका आंकड़ा ये जारी करता है ऑक्सफैम। अब बात करते हैं ऑक्सफैम, इसका हेडक्वार्टर। तो फ्रेंड, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। और इसे फाउंड कब किया गया था? तो इसे 5 अक्टूबर 1942 को फाउंड किया गया था। और फाउंडेड कहाँ हुआ था? ये ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में, आज से लगभग 78 ईयर्स पहले। तो फ्रेंड, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ऑक्सफैम ने हाल ही में द हंगर वायरस मल्टीप्लाई शीर्षक पे एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर मिनट भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है। समझ सकते हैं फ्रेंड, कितना दर्दनाक है। लोगों को खाना नहीं मिलता और अमीरों देशों में खाना ऐसे बर्बाद किया जाता है, कुछ कहने को नहीं, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि देखा जाए तो जो गरीब देश हैं वहाँ पे लोग भूखों मर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दुनिया भर में अकाल जैसी स्थिति का सामना करने वालों की संख्या पिछले साल में 6 गुना बढ़ी है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि अकाल ने कोविड-19 को पछाड़ दिया है, जो प्रति मिनट लगभग 7 लोगों की जान लेता है। तो समझ सकते हैं फ्रेंड, कोविड-19 से भी घातक क्या है? भुखमरी फ्रेंड। अकाल पड़ने की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है और कोविड-19 ने उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, खाना खाएंगे? तो फ्रेंड, हर मिनट में 11 लोगों की मौत हो रही है। ये बताया है ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में, जो कि इन्होंने हाल ही में पब्लिश की है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। बात की जाए कोविड-19 की, तो प्रति मिनट 7 लोग कोविड-19 की वजह से मर रहे हैं, जबकि इसकी वजह से 11 लोग। तो समझ सकते हैं कौन ज़्यादा खतरनाक है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्र राज्य कानून, नेशनल स्टेट लॉ, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड, ये है संबंधित इजराइल से। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाद भरा कानून को बरकरार रखा है, जो देशों को यहूदी लोगों के राष्ट्र राज्य के रूप में परिभाषित करता है। इससे विरोधियों के दावे को खारिज कर दिया है या अल्पसंख्यकों को भेदभाव करता है। अपने फैसले में अदालत ने राष्ट्र राज्य कानून में कमियों को स्वीकार किया। आलोचकों के अनुसार यह इजराइल के अरब अल्पसंख्यक की स्थिति को कम करता है, जो कि देश की आबादी का लगभग 20% है। तो फ्रेंड, ये कानून जो लाया गया था इजराइल में फ्रेंड, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? इसको लागू रहने दिया है फ्रेंड। और इस ला द्वारा यह परिभाषित होता है कि ये जो देश है इजराइल, इस पर यहूदियों का पूरा अधिकार है और बाकी किसी का नहीं। जबकि बात की जाए अगर वहाँ की जनसंख्या के परसेंटेज के हिसाब से, तो फ्रेंड, जो और भी हैं, जो यहूदियों के अलावा भी हैं, उनकी आबादी कितनी? 20% है। तो उनको भी अपने अधिकार चाहिए होंगे और यहाँ पे यहूदी अधिकार ज़्यादा फेवर में जा रहे हैं। तो इसीलिए फ्रेंड, ये विवाद भरा कानून माना जाता है। किसी भी एक समुदाय को प्रायोरिटी देना गलत है। सभी समुदायों के लिए बराबर राइट्स होने चाहिए। तो ये फ्रेंड ला क्या कर रहा है? यहूदियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, जबकि अन्य जो समुदाय हैं उनको कम प्रायोरिटी दे रहा है, जिसकी वजह से ये एक विवाद भरा कानून कहा जाता है। ध्यान रखें फ्रेंड। और इसे सुप्रीम कोर्ट में जब इसके खिलाफ याचिका दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया है और अभी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं हुई फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन।
ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी JWCC किस देश की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है? ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन इसका डायरेक्ट उत्तर है, तो उत्तर है इसका अमेरिका फ्रेंड। अमेरिका का रक्षा विभाग जो है उसने पिछले क्लाउड कंप्यूटिंग अनुबंध ज्वाइंट एंटरप्राइज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को रद्द कर दिया है, जिसकी कीमत 10 बिलियन है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट को प्रदान किया गया था। रक्षा विभाग के पास ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी JWCC नाम एक नई प्रणाली होगी, जिसमें अमेरिकी प्रशासन कई कंपनियों के बीच अनुबंध को विभाजित करेगा, ताकि अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को अनुबंध जीतने का अवसर मिल सके। तो फ्रेंड ये था अमेरिकी डिफेंस से संबंधित। यहाँ पे एक डील हो रही थी फ्रेंड, जैसे कि ऑक्शन होता है उसी तरीके, लेकिन इसमें क्या था, एक जो इनको वर्क मिल रहा था, एक तरीके से डील मिल रही थी, इसमें सभी कंपनियों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया था, जिसमें से केवल माइक्रोसॉफ्ट को ऑक्शन में शामिल होने के लिए एक तरीके से ये डील डायरेक्ट मिल गई थी, जिसका क्या किया गया था, बाकी कंपनियों ने विरोध किया था, जिसको वजह से ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, और इसकी वजह से इस पर हाल ही में रिजल्ट आया है कि बाकी सब कंपनियों को भी समान अवसर मिलने चाहिए ऑक्शन प्राप्त करने के लिए एक तरीके से। तो फ्रेंड इसी को फिर इसमें बदलाव किया गया है और जॉइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी लाया गया है नामक एक नई कानून, जिसमें कि सभी कंपनियों को समान अवसर मिलेगा। अगर उनके पास पर्याप्त साधन है किसी भी डिफेंस डील को कंप्लीट करने के, तो वो इस पर पार्टिसिपेट कर सकेंगे और उनके पास कोई भी डील या ऑक्शन जीतने का बराबर मौका होगा, जैसे कि किसी बड़ी कंपनी के पास होता है। किसी एक कंपनी की प्रायोरिटी नहीं हो सकती है कि आपने एक कंपनी को चाहा तो उसी को टेंडर पास कर दिए, ये सिस्टम नहीं। और इसी तरीके अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट दो कंपनियां इस रेस में बहुत आगे हैं अमेरिकी डिफेंस में, जिनमें क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी अमेजोन। तो इन दोनों को बराबर अवसर मिलेगा इसमें अनुबंध को जीतने का, याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, किंगदाओ का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने के लिए चर्चा में था, किस शहर में है? ऑप्शन ए डायरेक्ट इसका उत्तर फ्रेंड, इसका सही जवाब है क्या? चीन, ये इसका उत्तर है। तो फ्रेंड चीन बंदरगाह शहर किंगदाओ जो हाल ही खबरों में था, बड़े पैमाने पर शैवाल का उछाल समुद्री जीवन, पर्यटन और जल परिवहन के लिए खतरा है। इसके जवाब में चीन ने बड़े पैमाने पर शैवाल खिलने से निपटने के लिए हजारों नाव और मशीनों को तैनात किया है। परिणामविदों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण ने कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन में योगदान दिया, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर सीवेज समुद्री जल में प्रवाहित होने पर पनप सकते हैं। तो फ्रेंड बात की गई यहाँ पे शैवाल का, तो क्या हुआ, यहाँ पे शैवाल हो गए। क्यों हो गए फ्रेंड? क्योंकि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण कार्बनिक पदार्थ जो तुम्हारे थे उनमें क्या हुआ, उनके उत्पादन में वृद्धि हो गई और उन्होंने क्या कर दिया, सूक्ष्म जीव पैदा कर दिए, जिसकी वजह से ये किंगदाओ का बंदरगाह शहर जो है ये क्या शैवाल किले के लिए चर्चा में आ गया, जिसकी वजह से इसका रंग परिवर्तन हो गया फ्रेंड, याद रखेंगे। और बड़े पैमाने पर शैवाल या फिर ये उग जाते हैं जिसको कि फंगे कहते हैं। तो फ्रेंड ये क्या कहते हैं, जीवन और पर्यटन और जल परिवहन के लिए क्या होते हैं, खतरा होते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इन सब चीज़ों को। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोविड के संदर्भ में स्वैप क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहा। उत्तर है आपका टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ फ्रेंड, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म स्वैप पर वास्तविक दुनिया के परिणामों की सूचना दी। ये कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक बार में हजारों नमूनों का परीक्षण करने के लिए अनुक्रमण का उपयोग करता है। वे उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता के साथ 2 महीने से भी कम समय में 80,000 से अधिक परीक्षण करने में सक्षम थे। स्वैप एक साथ हजारों नमूनों का विश्लेषण करने के लिए नमूना विशिष्ट आणविक बारकोड, जिसे कि क्या कहते हैं, सैंपल स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर बारकोड्स का उपयोग करता है। यह है फ्रेंड इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में खबरों में रहा एटोलिको लैगून किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है ग्रीस। एटोलिको लैगून पश्चिमी ग्रीस में उत्तरी पेट्रोस खाड़ी में स्थित है। यह एक प्रदूषित
लैगून है जिसकी गहराई 30 मीटर तक है, जो संकीर्ण चैनलों द्वारा समुद्र से जुड़ गई है। हाल ही में गोताखोरों के एक समूह ने इस लैगून में सैकड़ों दुर्लभ लुप्त प्रवाह समुद्री घोड़े, जिन्हें कि सी हॉर्स कहते हैं, देखे जाने की सूचना दी है। इसलिए यह चर्चा में रहा। मेन कारण क्या था फ्रेंड, इसमें क्या था, जो आपके समुद्री घोड़े होते हैं वो जो लुप्त हो गई हैं जिनकी प्रजाति, उनकी मिलने की वजह से ये चर्चा में रही। और यह है कहाँ फ्रेंड, ग्रीस में। और ये कैसी है, एक प्रदूषित लैगून है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डीबीटी NIBMG ने किस बीमारी में DB-GENVOC नाम के जीनोमिक वेरिएंट का दुनिया का पहला डेटाबेस बनाया है? तो फ्रेंड इसका आंसर है मौखिक कैंसर। DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स कल्याणी भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। DBT NIBMG ने DB-GENVOC नाम के ओरल कैंसर में जीनोमिक विविधताओं का एक डेटाबेस तैयार किया। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला डेटाबेस है। यह एक मुफ्त ब्राउज करने योग्य ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें एक अंतर्निहित शक्तिशाली सर्च इंजन है। तो फ्रेंड ये मौखिक कैंसर के लिए है, जिससे कि क्या, जीनोमिक वेरिएंट जो दुनिया का पहला है, इसका डेटाबेस तैयार किया गया है। ये मौखिक कैंसर से, ओरल कैंसर जिसको कहते हैं, उससे संबंधित डेटाबेस है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित कोपा अमेरिका कप किसने जीता? तो फ्रेंड इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। हाल ही में अर्जेंटीना ने फ्रेंड ब्राज़ील को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका कप का फाइनल जीत लिया। और फाइनल में एंजल डी मारिया ने एकमात्र गोल दागा, जो कि 22वें मिनट में अर्जेंटीना की ओर से दागा गया था। और ये खिलाड़ी अर्जेंटीना के हैं, एंजल डी मारिया ने, जिसकी वजह से ब्राज़ील को हराकर 28 साल बाद अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका कप जीता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड। और बात की जाए अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पेरू के लुइस डियाज के साथ 4 गोलों के साथ टूर्नामेंट के संयुक्त शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं इस कोपा अमेरिका में? तो लियोनेल मेसी 4 और लुइस डियाज, ध्यान रखेंगे, पेरू के। और बात की जाए, थर्ड पॉइंट दिया गया, मेसी और ब्राज़ील के नेमार के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। अगर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात की जाए इस कोपा अमेरिका कप के, तो फ्रेंड इसमें चुने गए हैं मेसी और नेमार दोनों को संयुक्त रूप से। मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, जबकि नेमार ब्राज़ील के स्टार खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड ये था कोपा अमेरिका कप और इसे जीता है अर्जेंटीना ने, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित यूरो कप किसने जीता? तो इसका सही जवाब है इटली। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इटली ने पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर 2020 UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। तो फ्रेंड अगर बात की जाए इसको किसने जीता? इटली ने। बात की जाए यहाँ पर दोनों टीम 90 मिनट के तक खेली, लेकिन कोई भी टीम ज़्यादा 1-1 से क्या करते हैं, एक इटली की तरफ से गोल दागा गया था और एक ही क्या इंग्लैंड की तरफ से दागा गया था। रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। एक्स्ट्रा टाइम भी लिया गया, उसमें भी कोई भी रिजल्ट नहीं निकला 15-15 मिनट के। फिर बाद में ये पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां की 5 किक मिलती हैं मारने को गोलकीपर के सामने प्रत्येक टीम को। तो फ्रेंड उसी से इसका रिजल्ट निकला है, जिसे कि पेनल्टी कहते हैं, पेनल्टी शूटआउट कहते हैं फ्रेंड। इसी से इसका रिजल्ट निकला, जहाँ इटली ने बाजी जीत ली 3-2 से। और इस प्रकार इटली चैंपियन बन गया है यूरो कप 2021 का, ध्यान रखेंगे। चेक गणराज्य के पैट्रिक शिक और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5-5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रहे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। इटली के गोलकीपर जियान लुइगी डोनारुमा टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। अगर बात की जाए इटली के गोलकीपर जियान लुइगी डोनारुमा टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। इन्होंने गोल बचाने में काफ़ी योगदान दिया अपनी टीम का और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए हैं टूर्नामेंट के। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, ये थे पॉइंट। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड। तो ये 2021 विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के खिताब किसने जीता, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड अब बात करते हैं पुरुष एकल। पुरुष एकल क्या होता है फ्रेंड? जिसमें केवल पुरुष खेलते हैं, मेल पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसको जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2021 का विंबलडन। और ये खेला कहाँ जाता है? तो फ्रेंड ये इंग्लैंड में खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड।
और बात की जाए महिला एकल, तो महिला एकल को जीता है एशले बार्टी ने। और पुरुष युगल मतलब मेन जो होते हैं और 2 लोग खेलते हैं जिसमें कपल, तो वो फ्रेंड जीता है क्रोएशिया के निकोला मेक्टिक और मेटपाविक ने। और महिला युगल किसने जीता है, तो चीन की हसी सुइवे और बेल्जियम की एली मर्टेस। मिक्स्ड डबल क्या, जब एक महिला और एक पुरुष दोनों साथ खेलते हैं तो इसे मिक्स्ड डबल कहते हैं। और इसे जीता है यूनाइटेड किंगडम के नील स्कूपी और अमेरिका की देसरा काब्रजिक। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, ये थे 2021 विंबलडन के विजेता। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।